एआई यो का होवे एआई इच्छाधारी नागना बोली जा रही करूं बुद्धि लाल कह रहा था। ऐसे आता था यार एक मीम में। जय हिंद एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज पढ़ेंगे क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस का दूसरा चैप्टर जो है फेडरलिज्म। पिछले बैच को भी मैंने बताया था कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस। ठीक है, ये पूरा पेपर स्पेसिफिक आपके सामने है, कंप्लीट चैप्टर का एनालिसिस है। ठीक है, लाइन बाय लाइन तो हम नहीं करते हैं, बिल्कुल जो पेपर में आएगा वही बताता हूँ। पिछले साल वाले बच्चे कहते सर आप तो भगवान आदमी हो, आपने जो बताया पेपर में वही आया, तो आपके लिए भी मैं ये पूरी कोशिश कर रहा हूँ। इस बार भी ऐसा ही हम करेंगे बिल्कुल। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। फेडरलिज्म, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, जिन्हें कहा जाता है स्टेट्स या प्रोविंसेस, इनके बीच में जो पावर डिवाइड होती है, ठीक है, उसे फेडरलिज्म है। ठीक है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड होती है ये पावर, कि संविधान ने बता रखा है पहले से ही कि ये पावर ऐसे ऐसे डिवाइड होगी और ये सब्जेक्ट इसके पास जाएगा, ये इसके ऊपर डिसीजन ले सकते हैं, ये इसके ऊपर डिसीजन ले सकते हैं। पहली बात लिखी हुई है। इंडिया ने ये फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, उनके सिस्टम से अडॉप्ट किया है। इंडिया जब आजाद हुआ तो इंडिया के पास बहुत ज्यादा तो कुछ एक्सपीरियंस था नहीं, लेकिन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो हमने दुनिया की जितनी सारी कंट्रीज थी वहां से, जिनका खुद का सिस्टम सेट हो चुका था, वहां से हमने काफी सारे प्रोविजंस को अडॉप्ट किया। ठीक है, तो ये कनाडा से आपको ध्यान रखना है। एक फेडरलिज्म का एक छोटा सा आपको एग्जांपल मैंने यहाँ पर दे रखा है, जैसे सेंटर स्टेट लोकल। आप ऐसा बनाओगे तो सामने वाला समझ जाएगा एग्जामिनर कि हाँ आपको आता है, फेडरलिज्म के बारे में पता है। ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर जैसा ही दूसरा स्ट्रक्चर भी होता है जिसको बोलते हैं यूनिटरी सिस्टम, अपार्ट फ्रॉम फेडरल सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट सारी की सारी पावर होल्ड करती है, वहां डिवाइड रहती है पावर, यहाँ सारी की सारी सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट्स होते हैं लेकिन ये सबऑर्डिनेट होते हैं किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनिटरी सिस्टम के अंदर कुछ कंट्रीज बताता हूं मैं, जैसे आपको चाइना हो गया, प्रोविंसेस है उनके, लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट। यूके हो गया, यहाँ पर यूनिटरी सिस्टम। फेडरल सिस्टम में आप एग्जांपल लिख देना इंडिया, यूएसए। ठीक है, इसका एग्जांपल लिख सकते हो आप, 2-3 एग्जांपल दे देना और इसका एक बढ़िया सा एक्सप्लेनेशन दे देना। अब मैं आपको फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म बताता हूं। भाई फेडरलिज्म है तो इसका क्या क्या फीचर्स है। इसमें 2 या 2 से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट हमको देखने को मिलती है। जैसे यहां पर आप देख रहे हो सेंटर स्टेट, बाद में लोकल भी है, इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। अलग अलग टीयर्स की इसमें गवर्नमेंट होती है। जैसे इंडिया में 3 टीयर गवर्नमेंट है, जो मैंने आपके सामने ये बना रखा है, देखो 3 टीयर गवर्नमेंट है, सेंटर स्टेट लोकल इंडिया के अंदर। इनमें अपना अपना ज्यूरिसडिक्शन होता है। अब आप कहोगे ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है। ज्यूरिसडिक्शन मतलब उनका अपना एक दायरा होता है जहां पर वो डिसीजन लेते हैं, जिनके पास वो काम होता है कि हाँ हम इसके ऊपर डिसीजन ले सकते हैं, हम ये काम कर सकते हैं, वो उनका ज्यूरिसडिक्शन है। ये ज्यूरिसडिक्शन कॉन्स्टिट्यूशनली डिफाइंड होता है, स्पेसिफिक कंडीशंस पे कॉन्स्टिट्यूशन में बता रखा है, हाँ ये काम है तो उसके पास जाएगा, ये काम है तो उसके पास जाएगा। जैसे सब्जेक्ट लिस्ट है, ये अलग अलग हम आगे पढ़ेंगे, मैंने लिख रखा है कि अलग अलग तरीके से डिवाइडेड है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली स्पेसिफाइड है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है, फ्लेक्सिबल भी होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है। ठीक है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है, ऐसा भी लिख सकते हो। तो इसके अंदर फंडामेंटल प्रोविजंस जो है ना, वो एक लेवल की सरकार बदल नहीं सकती अपने मन से। कोई मेजर चेंज करना होता है कंट्री में तो 2/3 मेजोरिटी लगती है, जिसे स्पेशल मेजोरिटी भी कहते हैं। ठीक है, तो अपने मन से एक लेवल की सरकार डिसीजन नहीं ले सकती फेडरलिज्म के अंदर। इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है, ये जुडिशियल रिव्यू करते हैं। आर्बिट्रेरी बॉडी बन के, एक बीच में जज है, कोर्ट वाले हैं, भाई दोनों पक्षों की बात सुननी है। सेंटर वर्सेस स्टेट लड़ाई होगी, सिटीजन वर्सेस यूनियन की लड़ाई होगी, तो ये आर्बिट्रेरी बॉडी है बीच में, जो सुनते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को गार्ड करते हैं हमारे जुडिशरी वाले, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी का कॉन्सेप्ट भी हमने इंडिया ने यूएसए से अडॉप्ट किया। फंडामेंटल राइट्स भी हमने वहीं से अडॉप्ट किया। ठीक है, कभी पढ़ेंगे इसको आगे और डिटेल में। तो रेवेन्यू भी जितना होता है ना फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर, वो भी स्पेसिफाइड होता है, किसका पैसा किसके पास जाएगा। जैसे आपने बिल में देखा है CGST SGST, तो स्पेसिफिक बता रखा है कि हाँ 18% और 9% दोनों जगह वो रहता है। ठीक है, पैसों के चक्कर में तो लड़ाई होती है, पैसों कागज और कपड़े के नोट के लिए तो भाई भाई को मार देता है। ठीक है, ऐसा होता है पैसों के चक्कर में। तो पैसों के चक्कर में ज्यादा लड़ाई रहती है, तो स्पेसिफिक पहले से ही बता रखा कि हाँ ये इसके पास, ये इसके पास, ये रेवेन्यू इसके पास, ये रेवेन्यू इसके पास। और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर तो होता ही है, इसको हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। इंडिया में कैसे हुआ है ये आता है, बहुत बढ़िया से पेपर में आता है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स आप ध्यान रखना, एटलीस्ट आपको 5 तो पता रहने चाहिए, और इसको आप
अपने उससे डिफाइन कर सकते हैं, इतनी इंग्लिश आपको आती है, ठीक है। यहाँ स्पून फीडिंग कोई आपको नहीं कराने वाला, अपने उससे जो आपने पढ़ा समझा दिमाग में बैठाया। ये भी तो सब्जेक्ट है, यहाँ कैलकुलेशन वाला काम थोड़ी होता है, हम ये कैलकुलेशन कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये थोड़ी है, ये तो आपको पढ़ के समझने वाली चीज है, तो आप इसको लिख सकते हैं। टाइप्स ऑफ फेडरेशंस के बारे में आगे बात करते हैं। कमिंग टुगेदर फेडरेशंस, ऐसी फेडरेशंस जहां छोटे छोटे प्रोविंसेस स्टेट्स आए और उन्होंने मिलके एक बड़ी कंट्री बनाई, एक बड़ा नेशन बनाया। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, काफी सारे स्टेट्स मिलके यूएसए बनाए उन लोगों ने, ठीक है। स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये इसके एग्जांपल्स हैं। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस क्या है, जैसे इंडिया, स्पेन, बेल्जियम। इंडिया के बारे में, बेल्जियम के बारे में तो हम पहले पढ़ चुके हैं, इंडिया के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। आर्टिकल 1 है हमारे संविधान का, जो कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। राज्यों का संघ है ये भारत, यूनियन है। और इंडिया के बारे में एक बात और कही जाती है कि इंडिया इज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ द डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। स्टेट्स को अलग अलग कार्व किया जा सकता है, चेंजेस किए जा सकते हैं आर्टिकल 3 के अंदर, ठीक है। आर्टिकल 3 वो कहता है, लेकिन इंडिया को पूरी तरीके से ऐसे बदला नहीं जा सकता, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है। बहुत अच्छी लाइन लगती है मुझे इंडिया के बारे में। तो ये होल्डिंग टुगेदर के एग्जांपल्स, ये एग्जांपल्स भी आते हैं, आपको इनको याद रखना है। अब देखो, इंडिया को एक फेडरल कंट्री क्या बनाता है, तो लिस्ट, सब्जेक्ट लिस्ट इसे कहा जाता है, यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट एंड रेसिड्यू। यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट के अंदर मैंने कुछ एडिशनल बातें भी लिख रखी हैं, किताब में नहीं है लेकिन मैंने अपनी तरफ से लिखे। आपको अगर आप पॉइंट्स लिखोगे तो सामने वाला कहेगा वाह क्या, कहां से नॉलेज लेके आए हो। तो 7th शेड्यूल के अंदर ये बात दे रखी है, यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट। आर्टिकल 246 कहता है ये लिस्ट के बारे में, वहां ये डिफाइंड है एक तरीके से। यूनियन लिस्ट के अंदर 100 सब्जेक्ट्स हैं, इसमें मेजर सब्जेक्ट्स आते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, जैसे डिफेंस, फाइनेंस, बैंकिंग हो गया, करेंसी, कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल अफेयर्स और भी बहुत सारी चीजें। तो 100 ये टोटल सब्जेक्ट्स। इसमें चेंजेस बाद में होते रहते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन की फ्लेक्सिबिलिटी बताता कहीं ना कहीं। तो स्टेट लिस्ट कितने सब्जेक्ट है भाई, 61 सब्जेक्ट्स हैं। जैसे पुलिस हो गया, हर स्टेट की अपनी पुलिस होती है। एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ट्रेड एंड कॉमर्स और भी कई सारी चीजें। एग्रीकल्चर तो इसकी एक मिनिस्ट्री सेंटर में भी होती है, क्योंकि इंडिया एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी रहा है, हमने बहुत बड़े लेवल पे एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान दिया है और आगे देते रहेंगे, और अभी भी हम एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं देश के अंदर। कॉन्करेंट लिस्ट 52 सब्जेक्ट्स हैं। ऐसी लिस्ट होती है कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें यूनियन और स्टेट दोनों मिलकर पावर एक्सरसाइज करते हैं, दोनों के सब्जेक्ट्स रहते हैं, जैसे एजुकेशन, मैरिज, ट्रेड यूनियंस, ठीक है, अडॉप्शन, और जैसे फॉरेस्ट है, मैं यहाँ पर फॉरेस्ट लिखना भूल गया, तो उसके लिए भी दोनों गवर्नमेंट्स आपस में मिलकर देखते हैं, डिस्कस करते हैं और पावर एक्सरसाइज करते हैं। अब एक ऐसी लिस्ट होती है जिसे रेसिड्यूरी लिस्ट बोला जाता है। तो रेसिड्यू का मतलब बचा कुचा, तो रिमेनिंग टॉपिक्स जो है वो अल्टीमेटली यूनियन गवर्नमेंट के पास चले जाते हैं, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट बड़ी पावरफुल होती है, किसी भी देश के अंदर यूनियन गवर्नमेंट बहुत पावरफुल होती है। जैसे आईटी, एआई, स्पेस एक्सप्लोरेशन और भी बहुत सारी चीजें। जैसे एआई, वो नहीं आता था, एआई यू का हो वे एआई, इच्छाधारी नाग ना बोली जा रही, करूं बुद्धि लाल, ये कहता था वो, ऐसे आता था यार एक मीम में। तो ये सारे सब्जेक्ट्स इसके अंदर आते हैं, ठीक है। अब फेडरलिज्म प्रैक्टिस कैसे किया जाता है, इसके अंदर एक इंडिया का स्पेसिफिक आपको ध्यान रखना है। देखो भाई, लिंग्विस्टिक स्टेट्स बना के, बेल्जियम के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, आप पुरानी वीडियो में देख सकते हैं हमारी। तो इंडिया में लिंग्विस्टिक स्टेट्स कैसे बने, स्टेट्स बनाए गए लैंग्वेज के बेसिस पे। सबसे पहला स्टेट आपको ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश। वैसे तो ये ऑफिशियली 1956 में बना, 1 नवंबर 1956 को, लेकिन एक एक्टिविस्ट थे जिनका नाम था पोती श्रीरामुलु, वो हंगर स्ट्राइक में चले गए, 50 से ज्यादा दिन तक उनकी हंगर स्ट्राइक चली और फिर उनकी मृत्यु हो गई उस हंगर स्ट्राइक में। तो लेकिन वहां के लोगों ने तमिल रीजन से, तमिल लैंग्वेज, तमिल स्पीकिंग पीपल से उन्होंने कहा कि हम अपना एक अलग स्टेट बनाना चाहते हैं जो तेलुगु स्पीकिंग पीपल का स्टेट होगा, जो आंध्र प्रदेश बाद में कहलाया गया। तो वैसे 1953 में बना, लेकिन ऑफिशियली 1956 सामने देखने को मिला 1 नवंबर के दिन। और एसआरसी, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना, जिसे फजल अली कमीशन भी कहा जाता है। फजल अली एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनकी अध्यक्षता में ये सारा काम हुआ। आंध्र पहला बना, तो सरकारी लिस्ट में या कोई भी आप लिस्ट देखते हो सबसे पहले आंध्र प्रदेश का नाम देखते हैं, फिर उसके बाद कर्नाटका, फिर ऐसे बना केरला, फिर धीरे धीरे अलग अलग स्टेट्स बने। जैसे मुझे याद आ रहा है 1960 में बॉम्बे को बनाया गया, गुजरात और महाराष्ट्र अलग अलग हो गया, ठीक है। उत्तराखंड हमारा 2000 में बना,
उत्तराखंड के साथ साथ छत्तीसगढ़ अलग हुआ मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ, और झारखंड बना बिहार से 2000 ईयर में। तो ये बात आपको पता रखनी है। तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स, देखो इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, बहुत ज्यादा डाइवर्स। तो इतनी डाइवर्सिटी जब हमारे देश में, तो सब लोग अपना कल्चर बचाने के लिए सोचते ही है भाई अपने लिए। तो ये शुरू में लीडर्स को लगा कि यार एकदम से इंडिया आजाद हुआ है और यहाँ यूनिटी बनी रहे, तो वो नहीं चाहते थे कि लैंग्वेज के आधार पे स्टेट्स बने। लेकिन एक सही डिसीजन था ये लैंग्वेज के आधार पे स्टेट्स बनाना, ठीक है। तो इसके बारे में आप लिख दीजिएगा, आपको ये पता रहना चाहिए सारी चीजें। लैंग्वेज पॉलिसी, इंडिया की कोई ऐसी नेशनल लैंग्वेज तो है नहीं, स्पेसिफिक लैंग्वेज, लेकिन 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस जरूर है। शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस मतलब ऑफिशियल लैंग्वेजेस। इसके बारे में मैं आपके सामने एक लिस्ट, यहाँ पर एक फोटो भी दे देता हूँ, आप पहचान लीजिएगा उससे कौन कौन सी लैंग्वेजेस है। 22 है, लेकिन इनिशियली इसमें 14 लैंग्वेजेस, टाइम टू टाइम चेंजेस इसमें किए गए। जैसे 21 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसमें जोड़ी, सबसे पहली लैंग्वेज जुड़ी सिंधी लैंग्वेज, 1967 का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वो था, ठीक है। और बाद में धीरे धीरे जुड़ती चली गई। इसमें आपको ध्यान रखना कि इंग्लिश एक शेड्यूल्ड लैंग्वेज नहीं है फिलहाल, हो सकता है कभी बाद में हो जाए, लेकिन ये 22 ही है। हिंदी इनमें से एक है, ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब 1991 का सेंसस जब हुआ था, आपकी किताब में इसके बारे में है, उसने ये कहा कि 1500 से ज्यादा देश के अंदर लैंग्वेजेस हैं। इनमें से जो ग्रुपिंग करी गई तो पता चला मेजर लैंग्वेजेस तो 114 है, 114। हिंदी स्पीकिंग पीपल जो है वो 40% के स्लैब में आते हैं। देश में 40%, 43% के करीब जितने लोग हैं, इनकी जो मदर टंग है ये हिंदी है। हिंदी ज्यादातर नॉर्थ इंडिया में ही बोली जाती है, साउथ इंडिया में हिंदी नहीं बोली जाती। अब सेंटर स्टेट रिलेशंस भी हमें देखने को मिलते हैं भाई फेडरलिज्म के अंदर, केंद्र और राज्य सरकार के बीच में अच्छे हेल्दी रिलेशंस हो। कॉन्स्टिट्यूशन इसके लिए बहुत ज्यादा काम करता है, और कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को हेल्दी रिलेशंस में रहना चाहिए, आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। तो जैसे आपने सुना ऑल इंडिया सर्विसेज, जैसे IAS IPS, इनको अपने कैडर मिलता है। होते तो ये IAS IPS सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, लेकिन ये स्टेट्स में जाके काम करते हैं। तो एक इंडिया में सेंट्रल स्टेट रिलेशंस को बैलेंस करते हैं। गवर्नर का कॉन्सेप्ट है, गवर्नर हर एक स्टेट का, राज्यपाल अपने अपने होते हैं, तो वो वैसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, लेकिन वहां जाके पावर एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। दोनों जगह दोनों सरकारें आपस में काम करती रहे, राज्य और केंद्र, तो उसके लिए आगे काम करते हैं। 1990s का दौर था, आपको पता लगना है, रहना है, पता होना चाहिए इसके बारे में कि कोलिजन गवर्नमेंट वाला सिस्टम हमें देखने को मिला। कोलिजन गवर्नमेंट के बारे में पहले भी हम बात कर चुके हैं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनके टाइम पर कोलिजन गवर्नमेंट, तो यही हमने पहले भी बात करी थी, वो यही। हालांकि कोलिजन गवर्नमेंट एक अनस्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, ज्यादातर टिकती नहीं है, क्योंकि यहाँ पूरी मेजोरिटी एक पार्टी के पास नहीं रहती है, तो काफी सारी पार्टीज मिलकर एक कोलिजन बनाती है, ठीक है। तो एक किताब के अंदर 2 इमेजेस भी हैं, जैसे इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो उनके पास ज्यादा मेजोरिटी थी और पूरे बड़े लेवल पे देश में वही पावर एक्सरसाइज कर रही थी, तो स्टेट्स पावरलेस थे। और एक इमेज और है आपकी किताब में जो अटल बिहारी वाजपेयी की है, उसमें आप देख रहे हो कि एक उसमें बत्ती लगी हुई है और वो अलग अलग पार्टीज हैं और एक चेयर बनी हुई है, उसमें बैठे, तो वो कोलिजन गवर्नमेंट का एग्जाम्पल। तो अनस्टेबल, एक गया तो पूरी सरकार धाड़ से गिर जाती, और ऐसा ही हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट के टाइम पर। आगे पढ़ रहे हैं हम डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। देखो 2 सरकारें तो पहले से थी, तो तीसरी सरकार आई 1992 में। कैसे आई बताता हूं। देखो भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट है, देश में क्या कोने कोने में देख सकती है? मुश्किल है, देख तो सकती है लेकिन बहुत मुश्किल है। स्टेट गवर्नमेंट है, एक राज्य के कोने कोने में झांक सकती है, बड़ा मुश्किल है। गली गली में झांक सकती है, बहुत मुश्किल है। लेकिन लोकल गवर्नमेंट है, क्या वो अपनी गली गली में देख सकते हैं, गांव में देख सकती है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या डिमांड है, और उसको आगे बढ़ा सकती है? तो बिल्कुल कर सकती है। तो यही नीड पड़ी और उसके हिसाब से फिर चेंज हुआ। देखो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1992 में, जिसके अंदर क्या हुआ, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रूरल गवर्नमेंट बनी। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 11th शेड्यूल में ये दे रखा है इसके बारे में। 74th से बनी अर्बन गवर्नमेंट, शहरों के लिए सरकार, जो कि 12th शेड्यूल के अंदर दे रखा है। इनिशियली 8 ही शेड्यूल्स थे, लेकिन अभी के टाइम पर 12 है, ठीक है। जो 1992 में हुआ ये सारा हिस्सा। तो लोकल गवर्नमेंट 2 हिस्सों में बटी हुई है, 2 अलग अलग पोर्शंस में। रूरल गवर्नमेंट, जिसे पंचायती राज भी कहते हैं, इसके बारे में लिखने को आता है। ये शुरू कहां से हो रही है? देखो, ये शुरू हो रही है ग्राम सभा से। ग्राम सभा में वो सारे के सारे वोटर्स हैं, वो मेंबर्स हैं जो चुनेंगे ग्राम पंचायत को।
इसे साल में एटलीस्ट ट्वाइस या थ्राइस मिलना चाहिए, बजट देखना चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है, प्लान करना चाहिए। ठीक है। ग्राम पंचायत का जो हेड है वो सरपंच है और पंच भी यहां होते हैं। ये पंच इक्विवेलेंट टू वार्ड मेंबर्स। ठीक। अब देखो छोटे छोटे गांव मिलके तो गांव बनाएंगे एक ब्लॉक। ब्लॉक को पंचायत समिति या मंडल भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है पेपर की नजर से। इसके जो मेंबर्स होंगे इलेक्टेड होंगे और इन्हें चुनेंगे ग्राम पंचायत के मेंबर, जितने भी लोग यहां पर होंगे। तो छोटे छोटे ब्लॉक मिलके आप क्या करेंगे, एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे जिसे जिला बोला जाता है। तो जिला परिषद बनेगा एक। ठीक है। और जिला परिषद का इलेक्टेड चेयरपर्सन होगा, वहां के लोग इसे, इस पूरे सिस्टम के लोग चुनेंगे। मजे की बात यह है कि एमपीज और एमएलएज भी इस जिला परिषद का पार्ट होते हैं, क्योंकि एमपीज और एमएलएज की कॉन्स्टिट्यूएंसीज सीट्स उस एरिया से बनती है। ये आपको क्लियर रहना चाहिए। और ये गांव से लेके पूरा डिस्ट्रिक्ट तक ये लोकल लेवल की सरकार बन रही है, जिसे पंचायती राज सिस्टम कहते हैं। इसके ऊपर फिर स्टेट गवर्नमेंट आ जाएगी। क्लियर। अब देखो अर्बन गवर्नमेंट, म्यूनिसिपल गवर्नमेंट भी कहते हैं अर्बन गवर्नमेंट को। दो अलग अलग हिस्सों में। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिसे नगर निगम भी कहते हैं, ये बड़े शहरों के लिए होती है। इसका जो हेड होता है वो मेयर होता है, इलेक्टेड हेड मेयर। वहीं छोटे शहर जो होता है उसे म्यूनिसिपैलिटी कहा जाता है, नगर पालिका। और इसका जो हेड होता है वो इलेक्टेड चेयर पर्सन होता है। और इसके नीचे फिर आते हैं वार्ड काउंसिल, जिसमें वार्ड मेंबर्स भी होते हैं। तो आपने सुना होगा वार्ड नंबर, ये वार्ड नंबर 15, 16 ऐसे ऐसे करके वार्ड बटे होते हैं। वहां से कुछ लोग चुन के आप लोग चुनते हो और वो आगे जाते हैं। वो आपके लोकल लेवल में डेवलपमेंट की बात करते हैं, वाटर लॉगिंग, और जैसे गार्बेज की वैन आती है, ये वाली बात, पानी, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना, लेटर लिखने को आता था, मैंने तो खूब लिखा है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को लेटर लिखिए एंड उसके अंदर सारी बातें बताइए, कुछ पॉइंट्स दिए रहते तो उसके हिसाब से फॉर्मल लेटर लिखना पड़ता था। तो वही काम ये करते हैं यार लोकल लेवल में डेवलपमेंट का। अब देखो डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोविजंस क्या क्या रहे 1992 में, क्या बातें थी इसके अंदर की जो कही गई। पहली बात, मैंडेटरी इलेक्शन होने चाहिए। हर 5 साल में इंडिया में इलेक्शंस होते हैं, तो मैंडेटरी कर दिए गए ये लोकल लेवल में भी इलेक्शंस। रिजर्व सीट्स रखी गई, एससी एसटी ओबीसी मेंबर्स के लिए रिजर्व सीट्स रखी गई। क्लियर। 1/3 रिजर्व सीट्स पोजीशंस रखी गई विमेन के लिए भी। तो आपने सुना होगा काफी सारी विमेन भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं, आगे आती हैं और लोकल लेवल की सरकार में अपनी भागीदारी निभाती है। अब देखो स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया, जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। ठीक है। इनका काम होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करना। पूरे देश में तो एक इलेक्शन कमीशन होता ही है, लेकिन स्टेट के लिए भी बनाया गया। डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन करना है, लोकल लेवल में इलेक्शन करना है, इनकी पूरी जिम्मेदारी। रेवेन्यू पावर भी शेयर करने की बात यहां पर हुई कि स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यू पावर्स कुछ लोकल गवर्नमेंट को भी दिए जाएंगे, ताकि अपने लोकल लेवल में वो क्या कर सकें, डेवलपमेंट कर सकें। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। बहुत अच्छा चैप्टर है, आपको इसके बारे में पूरा पता रहना चाहिए। ठीक है। आगे और ऐसे लेक्चर्स आएंगे। अगर आपको हमसे पढ़ना अच्छा लगता है, अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ हमारे चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलेंगे ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ। जय हिंद, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।